पाठ 3 सोने की खेती। प्राचीन समय की बात है। मिथिला नगरी में राजा चंद्रकेतु राज करते थे। उनकी पत्नी शीलमती बहुत ही धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। मिथिला में सब जगह सुख शांति विराजती थी। चंद्रकेतु प्रजा पालक एवं न्याय प्रिय थे। उनके लिए उनकी प्रजा संतान से भी बढ़कर थी। अपनी संतान रूपी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए वो प्रायः मध्य रात्रि को वेश बदलकर नगर में घूमने निकल जाया करते थे। एक रात की बात है, वे अस्त्र शस्त्र से लैस होकर अपने 2 अंग रक्षकों के साथ नगर का भ्रमण कर रहे थे। तभी 3 चोर नगर सेठ गरीबदास के मकान में चोरी की नियत से सेंध मार रहे थे। राजा ने जब उन्हें ललकारा तब वे भागने लगे, किंतु राजा के अंग रक्षकों ने उन्हें पकड़कर कारागार में बंद कर दिया। चूंकि स्वयं राजा ने उन्हें चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, अतः उन्हें मृत्यु दंड मिलना तय था। अगले दिन राजा के सम्मुख 3 चोर, जिनके नाम दीनू, बदलू एवं सोमदत्त थे, लाए गए। राजा ने उन्हें फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। आगामी पूर्णिमा को उन्हें सूली पर चढ़ाया जाना था। राजा के सैनिकों ने उन्हें पूर्णिमा तक के लिए फिर से कारागार में डाल दिया। सोमदत्त, जो उम्र में दीनू एवं बदलू से छोटा था, बहुत तीव्र बुद्धि वाला था। वो उनसे बोला, मरना तो है ही, किंतु मरने से पहले जीने के लिए अवश्य कुछ करूँगा। परंतु बदलू एवं दीनू को अपने बचने की कतई उम्मीद न थी। आखिरकार पूर्णिमा को दीनू एवं बदलू को फांसी दे दी गई। जब सोमदत्त की बारी आई तब वो राजा के सैनिकों से बोला, सरकार थोड़ा रुकिए। मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने न्याय प्रिय एवं उदार हृदय महाराज के दर्शन करूं। सैनिकों ने उसकी फरियाद राजा तक पहुंचा दी। राजा बोले, ठीक है, उसे मेरे सामने उपस्थित करो। राजा के सामने सोमदत्त बोला, हुजूर, मैं सोने की खेती करने की कला जानता हूँ। मेरे मरने के बाद ये कला सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अतः मैं फांसी पर चढ़ने से पूर्व आपको सोने की खेती करने की विधि बतला देना चाहता हूँ। राजा ने उसकी फांसी स्थगित कर दी तथा अपने प्रधानमंत्री को ये आदेश दिया कि सोमदत्त जो जो कहे उस पर अमल किया जाना चाहिए। सोमदत्त ने राजमहल के प्रांगण में जमीन का एक चौकोर टुकड़ा चुना। उसे टुकड़े को 9 दिनों तक 9 ब्राह्मणों द्वारा सोने के हल से जोता गया। फिर सैकड़ों कुंवारी कन्याओं द्वारा स्वर्ण कलशों में गंगा जल भरकर उसे सींचा गया। राज जौहरी को आदेश हुआ कि वो सोने के छोटे छोटे टुकड़ों को बीज की शक्ल देकर तैयार करें। इस प्रकार पूरी तैयारी कर ली गई। अब राज्य के प्रधान पुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवाया गया। दूर दूर के इलाकों एवं नगर से नागरिकों की भीड़ राजमहल में एकत्रित हुई। नियत समय पर राजा चंद्रकेतु अपने सेनापति, न्यायाधिकारी, धर्माधिकारी एवं मंत्रियों तथा सामंतों के साथ वहां पधारे। सोमदत्त इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। उसने राजा से निवेदन किया कि वे अब सोने की खेती कर सकते हैं, किंतु शर्त ये है कि किसी ने जीवन में एक बार भी कुछ न चुराया हो, तभी उसके द्वारा सोने की फसल उगेगी, अन्यथा सारा प्रयत्न बेकार चला जाएगा। ये सुनते ही राजा चंद्रकेतु ने अपना बढ़ा हुआ हाथ रोक लिया। वे बोले, नहीं नहीं, बचपन में मैंने एक बार चोरी करके मिठाई खा ली थी। उन्होंने सेनापति चंद्रचूड़ जी से आग्रह किया कि वे फसल बोएं, परंतु उन्होंने भी अपने विद्यार्थी जीवन में एक मित्र की पुस्तक चुराने की बात कह डाली। इसके बाद चंद्रकेतु ने क्रमशः धर्माधिकारी, प्रधानमंत्री एवं अन्य राज दरबारियों से निवेदन किया, परंतु सभी मुकर गए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा न था जिसने अपने जीवन काल में कभी कुछ न चुराया हो। तब राजा ने प्रजा की ओर मुखातिब होकर पूछा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो तो सामने आए, परंतु भीड़ में से भी कोई व्यक्ति सामने न आया। अब तो बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। ये बात सबके सामने प्रमाणित हो चुकी थी कि राजा से लेकर प्रजा तक सब चोर हैं, कोई छोटा चोर तो कोई बड़ा चोर। अब सोमदत्त बोला, प्रजाजनों एवं सभासदों, आपके राजा चोर हैं। सेनापति, धर्माधिकारी, न्यायाधिकारी
मंत्रीगण और खुद आप लोग भी चोर हैं। तब चोरों की जमात का एक अदना सा सदस्य सोमदत्त ही क्यों फांसी पर चढ़े? मैंने नगर सेठ के घर में चोरी करने की कोशिश की क्योंकि मेरा परिवार 3 दिनों से भूखा था। यदि मुझे कोई काम धंधा या रोजगार मिला होता तो मैं ये जघन्य अपराध क्यों करता? ऐसा सुनकर राजा एवं दरबारियों का सिर शर्म से झुक गया। राजा ने सोमदत्त को मुक्त करने का आदेश दिया तथा उसे व्यापार करने हेतु 100 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रदान की। कुछ ही दिनों में वो मिथिला नगरी का एक संभ्रांत व्यापारी बनकर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। रंजन कुमार शर्मा, रंजन।